नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सियासत की जो खबरें मैं आपको दिखाऊंगा उनमें एक्शन है, सस्पेंस है, ड्रामा है, थ्रिलर है और कई सारे किरदार हैं। जैसे गुजरात में आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी लेकर घूम रहे हैं। केजरीवाल ने कहा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल कठपुतली हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो तो अपना चपरासी तक नहीं बदल सकते। देवेंद्र फडणवीस ने केजरीवाल की पार्टी के बारे में कहा ये वो लोग हैं जो किसी की भी शादी में नाचने पहुंच जाते हैं, हर गांव में ऐसे लोग होते हैं। उन्होंने कहा ये उड़ते पंछी हैं जो मुंबई और सूरत आते हैं, चुनाव खत्म होने पर वापस चले जाते हैं। लेकिन आज सबसे चौंकाने वाली खबर आई जेल में बंद केजरीवाल की पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मालिश के बारे में, जिसे केजरीवाल फिजियोथेरेपी बता रहे थे। वो थेरेपी करने वाला थेरेपिस्ट नहीं बल्कि आरोपी रेपिस्ट निकला। मेरे पास उसके केस की सारी डिटेल्स हैं। केजरीवाल ने अपने मंत्री की जेल में मसाज को लेकर कहा था कि उनका इलाज चल रहा है, एक्सपर्ट उन्हें थेरेपी दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बड़ी जोर से चिल्लाकर कहा था कि सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी पर सवाल उठाकर बीजेपी शर्मनाक काम कर रही है। लेकिन आज इस बात के सबूत सामने आए कि जो शख्स वीडियो में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की मालिश कर रहा है वो अंडर ट्रायल कैदी है, किसी थेरेपी का कोई एक्सपर्ट नहीं है। इसीलिए आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन जैसा बनाने का वादा किया था, लेकिन इसे मालिश वाला थाईलैंड बना दिया। आज यह भी सुनने को मिला, अब एक और वीडियो सामने आने वाला है जिसमें सत्येंद्र जैन की वाइफ जेल के अंदर कैदी की कोठरी में जाकर अपने पतिदेव को खाना खिलाते दिखाई देंगी। यह भी खबर है कि एक वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर अपनी कोठरी में अपने पार्टी के लोगों के साथ मीटिंग करते दिखाई देंगे। इसीलिए सत्येंद्र जैन के वकील ने आज कोर्ट में कहा कि तिहाड़ जेल की अथॉरिटी को यह आदेश दिया जाए कि जेल अथॉरिटी आगे से किसी सीसीटीवी फुटेज को मीडिया को लीक न होने दे। सत्येंद्र जैन के वकील ने ईडी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्येंद्र जैन का मालिश वाला फुटेज मीडिया को लीक किया। ईडी ने जवाब में कहा हमने कुछ भी लीक नहीं किया और ना आगे हम ऐसा करेंगे। अदालत में ईडी ने कहा फुटेज तब लीक हुई जब सत्येंद्र जैन के वकील को इसकी पेन ड्राइव दी गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सत्येंद्र जैन के वकील ने एक बार भी कोर्ट में यह नहीं कहा कि उनके क्लाइंट के मसाज का जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो गलत है। अब मैं आपको बताता हूं कि सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला शख्स आखिर है कौन। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मुताबिक सत्येंद्र जैन बीमार हैं, उन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत है, लेकिन उनकी मालिश करने वाला शख्स जो वीडियो में दिखाई दे रहा है एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। वीडियो में सत्येंद्र जैन की मसाज करने वाला कोई पैरामेडिकल एक्सपर्ट भी नहीं है, बल्कि बलात्कार जैसे संगीन अपराध का मुलजिम है। एक आरोपी रेपिस्ट है। अंडर ट्रायल इस मुलजिम का नाम रिंकू है, जिस पर एक मासूम बच्ची के साथ रेप का गंभीर आरोप है। रिंकू के खिलाफ आरोप इतना घिनौना है कि इसके बारे में बात करने में भी शर्म आती है। कानून के लिहाज से देखें तो कह सकते हैं कि रिंकू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत आईपीसी की धारा 376, धारा 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब यह सच्चाई सामने आने के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूछा अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि क्या वो एक रेपिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। जब हमने ये मुद्दा उठाया कि अंदर मसाज चंपी चल रही है, एक चंपी सर पे होती है, उसका रीढ़ की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इलाज की जरूरत भी होती है तो प्रिजन एक्ट है, जेल मैनुअल है, अनुमति लेनी होती है। न्यायालय भी हस्तक्षेप करता है, अनुमति देता है। आज जो खुलासा हुआ है, मीडिया के कई चैनलों ने भी चलाया है, ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है
अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में। पॉक्सो एक्ट, इतने संगीन अपराध में एक सिटिंग मंत्री को, सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल देते हैं, ये अभियुक्त दूसरे अभियुक्त कट्टर बेईमान को मसाज कैसे दे रहा है? अरविंद केजरीवाल जी, आप मुझे यह बताइए, और आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यह जनता पूछ रही है। यह हमारी बच्ची का मामला है, उसको इंसाफ दिलाने का मामला है। आप उस बच्ची के साथ और उसके परिजनों के साथ खड़े हैं इंसाफ दिलाने के लिए, या अभियुक्त के साथ खड़े? अब गौरव भाटिया का सवाल तो वाजिब है, एक आरोपी दूसरे आरोपी को मसाज कैसे दे सकता है? जब मसाज के वीडियो सामने आया था तो भी इसी तरह के सवाल उठाए गए थे, केजरीवाल से सवाल पूछा गया था। तब मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों सामने आए थे और दोनों ने इस कैदी को फिजियोथेरेपिस्ट साबित करने की कोशिश की थी। एक बार उन दोनों के बयान सुनने की जरूरत है ताकि पता चले कि उन्होंने कैसे सत्येंद्र जैन को डिफेंड किया था। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। ऐसा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रहा। क्या है उस वीडियो में? उसकी गर्दन दबाई जा रही है, नेक पे प्रेशर दिया जा रहा है, पैर में प्रेशर दिया जा रहा है। यह कोई मसाज पार्लर की थेरेपी दी जा रही है? मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है। वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। तो आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? अब ये तो और भी बड़ा सवाल हुआ, डॉक्टर ने जिसे फिजियोथेरेपी लेने को कहा है, जिसका इलाज करने को कहा है, मेडिकल सपोर्ट लेने को कहा है, उसकी फिजियोथेरेपी कराने के बजाय जेल के दूसरे कैदी से उसके सिर की मालिश कराई जा रही है, पैर दबाए जा रहे हैं। ये तो और भी बड़ी बात है। आज कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, केजरीवाल जिसे फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे वो एक रेपिस्ट निकला। अब केजरीवाल इस पर क्या कहेंगे? जब ये खबर पहले आई थी तो बताया गया था कि फिजियोथेरेपिस्ट है। अब पता चलता नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, रेपिस्ट है। रेप का अक्यूज्ड है, बच्चों के यौन शोषण, पॉक्सो का अक्यूज्ड आदमी है वो। उससे पैर दबवाए जा रहे हैं, मालिश कराई जा रही है, रिमोट बगल में रखा हुआ है। राजसी ठाठ बाट हैं जो लोग राजनीति बदलने आए थे, बड़ी जल्दी बदल गए। अब इस बात का क्या जवाब है उनके पास? फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पर रेपिस्ट से पैर दबवाने वालों को शर्म नहीं आ रही है? केजरीवाल जी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं गुजरात जाकर, दिल्ली में क्या हो रहा है उनकी नाक के नीचे, इसके बारे में कब बोलेंगे? अब झूठ पकड़ा गया, मुसीबत आई सामने, रिंकू का सच सामने आ गया, ये पता चल गया कि वो रेप का एक्यूज है। तो फिर आम आदमी पार्टी ने अपना सुर कैसे बदला, ये भी आपको सुनवा देता हूं। कल तक जो नेता सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी का दावा कर रहे थे, आज वो कहने लगे ये आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि एमसीडी के चुनाव में 4 दिसंबर को जनता बीजेपी का ट्रीटमेंट करने वाली है, इसलिए यह सब किया जा रहा है। मसला उसका है ही नहीं। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। मसला ये है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता, इसलिए परेशानी है। जेल में कैदी मंत्री के मालिश कर रहे हैं और उनके साथी मंत्री कह रहे हैं बीजेपी वाले साजिश कर रहे हैं। मालिश और साजिश में क्या फर्क है, यह इस बात से पता चल जाता है कि मालिश करने वाला कौन है और कराने वाला कौन है। कल तक केजरीवाल इस मालिश को फिजियोथेरेपी बता रहे थे, इलाज बता रहे थे। आज साफ हो गया, न कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, न कोई थेरेपी हो रही है। जेल में अंडर ट्रायल कैदी मंत्री जी को हेड मसाज दे रहा है, उनके पैरों और कमर की मालिश कर रहा है। जिस पर बलात्कार का आरोप है वो फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हो गया,
ये कोई नहीं बताता। सत्यन जैन के वकील भी आज कोर्ट में इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि जेल से सीसीटीवी फुटेज लीक कैसे हुई, किसने की, मीडिया तक ये कैसे पहुंची। सवाल है केजरीवाल सत्यन जैन के हर गुनाह को डिफेंड क्यों कर रहे हैं। सीसीटीवी पर सत्यन जैन की मालिश पकड़ी गई तो भी केजरीवाल उसका बचाव क्यों कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब मिलना भी जरूरी है। केजरीवाल के लिए एक और खराब खबर दिल्ली से आई। आम आदमी पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव की पिटाई कर दी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। विधायक जी जैसे जैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते रहे, वैसे वैसे कार्यकर्ता उनके पीछे दौड़ते रहे। विधायक महोदय थाने पहुंचे, एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं पर गुलाब सिंह यादव एफआईआर दर्ज कराने गए थे वो भी थाने पहुंच गए और उल्टा विधायक के खिलाफ महिला के साथ बदतमीजी की काउंटर शिकायत दर्ज करा दी गई। अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूं। जब ये पूछा गया विधायक पिटा क्यों, तो लोगों ने कहा टिकट कटा क्यों। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह एमसीडी चुनाव को लेकर शाम विहार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन बैठक के दौरान विधायक जी पर कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। चोर चोर के नारे लगाए गए। अचानक हंगामा शुरू हो गया। नाराज कार्यकर्ता विधायक के साथ मारपीट करने लगे और जैसे ही विधायक गुलाब सिंह ने बाहर निकलने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें दौड़ा दिया। आखिर में खुद को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक को मौके से भागना पड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता अपने विधायक को चोर कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं और कुछ गालियां भी दे रहे हैं जिन्हें हम आपको सुना नहीं सकते, इसलिए आपको जगह जगह ये जो बीप सुनाई दे रही है ये वो मोटी मोटी गालियां हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक को दी। अब मैं आपको हंगामे से पहले का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें आम आदमी पार्टी का नेता सुमित चौकीन टिकट कटने को लेकर विधायक गुलाब सिंह के सामने नाराजगी जाहिर कर रहा था। यहां तक कि सुमित चौकीन ने विधायक पर 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया। बताया यह गया कि जैसे ही सुमित चौकीन ने यह बात कही विधायक गुलाब सिंह भड़क गए। ये कह रहा है कि पहले हमने सम्मान दिया
दिया भाई साहब, बैग भर के दिया था नोट का, तो सम्मान दिया, पहला सम्मान जो कह रहा था, पहली टिकट दी थी, अगला थी। दूसरे वाणी में 1 करोड़ रुपये दिए, कभी नकद गिर गया 6 महीने पहला, और 5 लाख ठीक है, इस बारे में क्या सुमित की ना पड़ती कि तू की टिकट बड़ा शौक है और मेरी शामिल क्यों करती। ये भी जान लेते हैं कि गुलाब सिंह की पिटाई क्यों हुई, कार्यकर्ता क्यों भड़के। असल में पिछले एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सुमित शौकीन को छावला वार्ड से टिकट दिया था। इस बार डीलिमिटेशन के बाद इस सीट का नाम बदलकर नंगली सकरावती वार्ड कर दिया गया। सुमित शौकीन अपनी पत्नी ज्योति शौकीन के लिए टिकट मांग रहा था। सुमित का कहना है कि उसने इसके लिए बैग में भरकर 1 करोड़ रुपए दिया, लेकिन पार्टी ने गीतू शौकीन को टिकट दे दिया और सुमित शौकीन नाराज हो गया। पैसे भी गए, टिकट भी नहीं मिला। कल यह नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी ऑफिस में बैठक बुलाई गई, जहां पार्टी वर्कर्स ने पहले गुलाब सिंह का कॉलर पकड़ा और फिर मारपीट शुरू कर दी। इस हंगामे के बाद सुमित शौकीन ने बताया कि जब उसने टिकट काटने को लेकर सवाल किया तो विधायक गुलाब सिंह यादव भड़क गए। सुमित का आरोप है कि वार्ड का टिकट 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर विधायक के कहने पर बेचा गया है और इसी बात को लेकर उसके वार्ड के कार्यकर्ता नाराज थे, इसीलिए उन्होंने विधायक की पिटाई कर दी। था कि आपने टिकट काटी क्यों? टिकट काटने पर मैडम जब मैं पूछा, इन्होंने बताया तो उसने बात और तरह से घुमाई। जब मैंने खड़े होकर वहां बताया, जैसे वीडियो में दिख भी रहा है कि भाई टिकट इसलिए काटा क्योंकि मैंने मुझसे ज्यादा बड़ा बैग किसी और ने इसको दे दिया, ये मैंने साफ साफ वीडियो में बोला है। ये कहने पे इसने मैडम ऑन कैमरे की जब मैंने जो रिकॉर्डिंग चल रही थी, ये मैडम गुस्से में आ गया। ठीक है, उसने फिर मेरी पत्नी वहां पे खड़ी थी, मेरी पत्नी के साथ ये बहसबाजी करने लगा, मतलब उससे बदतमीजी करने लगा। मेरी पत्नी ने इसको जवाब दिया, जो इसकी कंप्लेंट जो इन्होंने कर रखी कि ऐसा मतलब क्यों सच बोल रहा है, झूठ क्या बोल रहा है, तो बोला इसका नतीजा ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं विधायक ही दिखा रहा था, विधायक ही इसने दिखा कि इसका नतीजा, धमकी दे रहा था कि इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, तुमको मैं देख लूंगा, इस तरह के ये कमेंट करने लगा। फिर मेरी मिसेज ने इसके मतलब क्योंकि शोर ज्यादा था, उसके पास गई बात करने के लिए, तो उसने हाथ ला आगे बढ़ाया। फिर मेरी मिसेज ने भी इसको हाथ से धक्का दिया। इतनी देर में कार्यकर्ताओं के साथ इसकी झड़प हो गई। झड़प होने के बाद फिर मारपीट हुई थी और फिर ये चला गया था। तभी की तब मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, आप वीडियो देख लो, मैं वहीं कुर्सी पर खड़ा। मैंने फिर भी कार्यकर्ताओं को कहा देखो मारपीट नहीं करनी चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता इतने गुस्से में थे, कार्यकर्ता आपा खो बैठे। मैडम, मामला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी का था। मामला आम आदमी पार्टी के विधायक पर टिकट के सौदे पर 1 करोड़ लेने जैसा गंभीर आरोप का था, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी जानना जरूरी है। विधायक जी ने इसे बीजेपी से जोड़ दिया। गुलाब सिंह ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि मारपीट करने वालों के पीछे बीजेपी का हाथ है। विधायक ने कहा कि इलाके का बीजेपी पार्षद और इस बार का बीजेपी उम्मीदवार आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस थाने में मौजूद है। गुलाब सिंह ने टिकट बेचने के आरोप को गलत बताया, लेकिन जब हमने सुमित शौकीन की पत्नी ज्योति शौकीन से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कहा कि उनके पति पिछले 8 साल से इस इलाके में काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं। टिकट की पहली दावेदारी उनकी थी, मगर विधायक ने पैसे ले लिए, टिकट की दलाली की। ज्योति ने आरोप लगाया कि विधायक ने उनके साथ बदतमीजी भी की, जिसके जवाब में उन्होंने विधायक को तमाचा जड़ दिया। जब मैं गई तो विधायक गुलाब सिंह भाषण दे रहे थे। पहले मैंने उनकी भाषण को सुना, फिर जनता और मेरे हस्बैंड ने जब अपनी विचार वहां रखे तो उसमें पब्लिक भड़क गई। मैंने उनसे ये कहा कि विधायक जी आपने हमारे साथ गलत किया है। उन्होंने मेरे को पुश करने की कोशिश की है और मेरी चुन्नी को फेंक दिया, तो उस पे जनता को भी भड़क गए और मैंने भी उनको भाई उसी टाइम चाटा लगा दिया। उसने मेरी चुन्नी को फेंक दिया, गला पकड़ने की कोशिश में पीछे हट गई। गला पकड़ते ही फिर मैंने उनको पीछे हटके और तमाचा दे दिया। फिर पब्लिक ने जो किया वो उन्होंने किया। पब्लिक ने ही बोल दिया कि सुमित 8 साल से लगा हुआ हमारे वार्ड में, तो पहली मेजोरिटी तो सुमित शौकीन की पड़ती थी, आपने गीतू शौकीन को दे दिया। पब्लिक ने बोल दिया, हमारी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी ये बात। तो गीतू को भी क्या पैसे देकर ही दिया गया है? गीतू को भी पैसे से ही टिकट मिली है। आपको लगता है ये आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से सीटें बट रही हैं, दलाली बिल्कुल चोरी चल रही है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल चोर है, पूरी दलाली कर रहे हैं टिकटों के लिए।
और हर रोज मीडिया में आ रही हैं खबरें, कभी किसी का पर्दाफाश हो रहा है, कभी किसी का हो रहा है। उन्हीं में से एक विधायक गुलाब सिंह भी है। आपके खिलाफ भी एफआईआर करवा दी जाए? हाँ तो कोई बात नहीं, करवा दो। ऐसे तो कोई कुछ भी करवाता रहे, क्या करे फिर। बदतमीजी वो खुद कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, खुद पुश करने की कोशिश कर रहा है। वो वीडियो में देख लो आप। इल्जाम लगाने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पिटाई जिसकी हुई वो आम आदमी पार्टी का विधायक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं बीजेपी उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी का एजेंडा केजरीवाल को गाली देने का है, इसीलिए ऐसे वीडियोस और ऐसे स्टिंग्स सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे, इसलिए हमें वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है, काम किया है काम करेंगे। सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति घूम रही है। वो चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो, चाहे ये स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन हो। भाजपा क्या कह रही है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कह रही है हम अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा गालियां दे सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं। गोपाल राय के इन आरोपों का जवाब दिया बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने। सिरसा ने कहा केजरीवाल तो 21वीं सदी के गद्दाफी हैं। जैसे गद्दाफी के लालच और पैसे की भूख ने उसे वहशी बना दिया था, वही हाल आज केजरीवाल का हो गया है। उनके अपने सपोर्टर आम आदमी पार्टी के विधायक को सड़कों पर पीट रहे हैं। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के एमएलए सड़कों पे दौड़ा के पीटे जा रहे हैं। हम ऐसी किसी भी हिंसक घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की पैसे की भूख और हवस, देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने का सपना, और उसके चलते जो करप्शन की टिकटें बेची, राज्यसभा बेची, विधानसभा की टिकट बेची और अब कॉरपोरेशन की टिकटें बेची, गरीब से गरीब आदमी का खून चूसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। यही कारण है कि अब उनके एमएलए गुलाब सिंह को लोगों ने सड़क पे दौड़ा कर पीटा और पैसे मांगे, हमारे पैसे वापस करो। मैं याद करना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को, मोहम्मद गद्दाफी के साथ ऐसा ही हुआ। उसकी पैसे की सत्ता की लालच और भूख ने उसको हवस का हवसी बना दिया और इसी तरह सड़क पे लोगों ने उसको दौड़ा के पीटा। इस हिंसा का शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी आपने ही लोगों को करनी सिखाई, आपने ही रास्ता लोगों को दिखाया। मामला चाहे कितना भी संगीन हो, आरोप कितना भी गंभीर हो, सड़क पर मार पिटाई करने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी की टिकटों को लेकर पैसे की डिमांड और सप्लाई का यह कोई पहला केस नहीं है, तीसरा केस है। तीनों केसेस में इसे एक्सपोज करने वाले आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार कार्यकर्ता हैं। तीनों केसेस में एक्सपोज होने वाले केजरीवाल की पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता और ऑफिशियल्स हैं। लेकिन केजरीवाल भी अपनी बात के पक्के हैं। कोई कुछ भी बताए, कुछ भी दिखाए, कोई भी सबूत दे, वो मानने को तैयार नहीं होते। वो नहीं मानते कि उनकी पार्टी में टिकट बिक रहे हैं। दिल्ली में भी उनका जवाब वही है जो उत्तराखंड में था, जो हिमाचल में था, जो आज गुजरात में है। केजरीवाल का दावा है कि उनकी पार्टी चुनाव जीतने वाली है, इसलिए उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। वो एडवांस में बता देते हैं कि बीजेपी हारने वाली है, इसलिए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि उनकी पार्टी के लोग आजकल स्टिंग ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। वो ये नहीं बता पाते कि उनकी पार्टी के लोग इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं और उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने अपनी पार्टी के विधायक के साथ मारपीट क्यों की। इन सारे सवालों का जवाब सीधे सीधे देने के बजाय अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपनी ईमानदारी की कस्में खा रहे हैं। गुजरात की जनता को वादे पूरे करने की गारंटी दे रहे हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। उन पर बलात्कार के आरोपी से मसाज कराने जैसा गंभीर इल्जाम लगा है। केजरीवाल के कई विधायकों पर सीरियस एलिगेशन है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के
आरोपी नंबर 1 है, लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात जाकर अपने नेताओं पर, नजदीकी मंत्रियों पर लगे इन इल्जामात की बात नहीं करते। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब नहीं देते। वो दूसरी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने की धमकी जरूर देते हैं। खंबालिया की रैली में केजरीवाल ने चेतावनी दी कि बीजेपी के नेता तैयार रहें, जैसे ही गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वो सबको जेल भेज देंगे। मेरी आपको गारंटी है, 1 साल के अंदर जितनी सरकारी भर्तियां खाली हैं, तलाटी की परीक्षा है, पुलिस में भर्तियां हैं, टेट के पेपर हैं, जितने पेपर, जितनी भर्तियां खाली हैं, सारी भर्तियां 1 साल के अंदर पूरी कर दूंगा और एक भी पेपर नहीं फूटने दूंगा। दिल्ली में 7 साल से हमारी सरकार है, एक भी पेपर नहीं फूटा। गुजरात के अंदर भी एक भी पेपर नहीं फूटेगा। हम ईमानदार लोग हैं, हम पेपर बेचते नहीं हैं। इन लोगों की तरह पेपर बेच के हम कमाई नहीं करते। एक भी पेपर नहीं फूटने दूंगा और जितने पेपर फोड़े इन लोगों को जेल भेजेंगे। जब मैं ऐसा कहता हूं, ये बीजेपी वाले खूब विरोध करते हैं, मैं इन्हें कहना चाहता हूं, विरोध करने से कुछ नहीं होगा। अब बस 15 दिन बचे हैं, उसके बाद जितने पेपर फोड़ने वाले हैं सब जेल जाने की तैयारी कर लो, चक्की पीसने की तैयारी कर लो। अब शुरुआत में मैंने कहा था कि गुजरात के कैंपेन के कुछ इंटरेस्टिंग हिस्से आपको दिखाऊंगा। तो एक तो मैंने आपको दिखाया, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चक्की पीसने की तैयारी कर लो। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जब गुजरात में अपने सीएम के कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी के लिए प्रचार किया, वो द्वारका गए, तो वहां उन्होंने भूपेंद्र पटेल के बारे में कुछ कहा। क्या कहा, यह सुनिए। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात को दबंग सीएम चाहिए, भूपेंद्र पटेल जैसा कठपुतली चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए। आज 2 चेहरे हैं गुजरात की जनता के सामने, एक ईशुदान गढ़वी और एक भूपेंद्र भाई पटेल। एक ईशुदान गढ़वी है, युवा है, पढ़ा लिखा है, जिसके सीने में गरीबों के लिए दिल धड़कता है, किसान का बेटा है। जब शो करता था टीवी के ऊपर तो किसानों के मुद्दे उठाता था। जिंदगी किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इसने न्यौछावर कर दी है। और दूसरी तरफ भूपेंद्र भाई पटेल है, उनके पास पावर ही नहीं है, वो कठपुतली सीएम है। अपना चपरासी नहीं बदल सकते, वो अपना चपरासी भी नहीं लगा सकते। आदमी अच्छे हैं, आदमी बुरे नहीं है, भले आदमी है, मैंने सुना बहुत धार्मिक आदमी है, आदमी अच्छे हैं, लेकिन चलती नहीं है उनकी। कठपुतली सीएम है। कठपुतली सीएम चाहिए या पढ़ा लिखा जानदार सीएम चाहिए? काम करने वाला सीएम चाहिए, दबंग सीएम चाहिए, जमीन पे पैर मारे तो पानी निकल आए, ऐसा सीएम चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इन दावों का, इन वादों का, उनकी गारंटी का जवाब बीजेपी के नेताओं ने दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि उनके झूठ के चर्चे स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। फडणवीस ने कहानी सुनाई, कहा कि चित्रगुप्त ने केजरीवाल का झूठ पकड़ने के लिए स्वर्ग में एक खास मशीन लगा रखी है। आपको पता है ना, कुछ लोग हर गांव में होते, किसी के भी शादी हो, बैंड बजने के बाद वो नाचने पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ये लोग हैं। और इनकी आदत क्या है, ये सुबह उठकर एक झूठ बोलते हैं, नाश्ते से पहले 2 झूठ बोलते हैं, खाने से पहले 3 झूठ बोलते हैं, रात के खाने से पहले 4 झूठ बोलते हैं, फिर रात को बैठकर अपने झूठ का हिसाब लगाते हैं और फिर प्लानिंग करते हैं कल और थोड़े से झूठ बोले। तो ये केवल झूठ बोलते हैं। मैं तो इनके बारे में कहता हूं, ये कैसे लोग हैं। एक आदमी मरा और मरकर ऊपर गया। हमारे हिंदू समाज में हम लोग समझते हैं कि आदमी मरता है तो चित्रगुप्त के सामने जाता है और चित्रगुप्त उसका हिसाब लगाता है, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, ज्यादा पुण्य किए तो स्वर्ग में भेज दो, ज्यादा पाप किए नरक में भेज दो। एक तराजू होता है, तराजू में तोला जाता है, 3 किलो पाप है, 4 किलो पुण्य है तो स्वर्ग में, 4 किलो पाप है, 3 किलो पुण्य है तो नरक में। तो ये बैठा था बेचारा, वो तराजू पे तोलना चालू था, उतने में घंटी बजे टन,
अरे बोले काय की घंटी है? भारत में जब कोई झूठ बोलता है तो ये घंटी बजती है। अच्छा, फिर 2 मिनट बाद घंटी बजी, टन। बोले और एक कोई झूठ बोला। फिर 5 मिनट बाद घंटी बजी, टन। बोले और कोई झूठ बोला। और फिर 15 मिनट बाद ऐसा हुआ कि घंटी बजने लगी, टन 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 टन। बोले चित्रगुप्त जी ये क्या हो गया, इतनी क्यों बज रही घंटी? अरे बोले चांद बैठो यार, भारत में केजरीवाल का भाषण चालू हो गया। अब देवेंद्र फडणवीस ने केजरीवाल के गारंटी के वादे की हकीकत भी समझाई। फडणवीस ने कहा कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता तो साइबेरियन पंछियों जैसे हैं जो चुनावी मौसम देखकर गुजरात आते हैं, चुनाव खत्म होते ही वापस दिल्ली चले जाएंगे। अब गुजरात के चुनाव में कुछ और लोग भी आए हुए हैं, आए ना दिल्ली से, मालूम है कि नहीं? आपको पता है ये जो सारे लोग हैं आम आदमी पार्टी के, ये कैसे है? एक साइबेरिया करके देश है, ये साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती है तो वहां के पंछियों को खाने को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो उड़ते हैं और मुंबई और सूरत में आते हैं और 2-3 महीने वहां रहते हैं और जैसे ही वहां की ठंड समाप्त हो जाती है तो ये मुंबई और सूरत से उड़कर वापस साइबेरिया चले जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी वो साइबेरियन पंछियों जैसी है। चुनाव आया कि ये लोग उड़ के आते हैं, चुनाव समाप्त हुआ कि ये लोग उड़कर चले जाते हैं। केजरीवाल के अलावा बीजेपी के नेताओं के निशाने पर थे राहुल गांधी। जमकर अटैक हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने आज राहुल गांधी की दाढ़ी और उनके नए लुक के बारे में कमेंट किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी में गांधी और नेहरू जैसे नेता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने सद्दाम हुसैन जैसा हुलिया बनाया हुआ है। हिम्मता ने कहा कि राहुल गांधी में जनता को फेस करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए जब गुजरात में चुनाव हो रहा है तो वो भारत यात्रा पर निकल पड़े। आज कांग्रेस पार्टी का कोई भी देश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आपको चेहरा ही बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है? ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। मैं आपको आज की कैंपेन के इंटरेस्टिंग हिस्से निकाल कर सुनवा रहा हूं। गुजरात में यूपी के सांसद रवि किशन ने भी बीजेपी के लिए बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में वोट मांगे। रवि किशन ने आज मोडासा असेंबली इलाके में कैंपेन किया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी गुजरात की 182 में से 150 सीटें जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जादू फिर चलेगा। गुजरात को मोदी मॉडल पसंद है, वो किसी और पार्टी के चुनाव नहीं करेगी, फिर चाहे ओवैसी हो, राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल। जी इस बार 150, इसमें को नो डाउट है। देखिए आपका माहौल बन रहा था, तब तक आपने देख लिया कि आप पार्टी के कल एमएलए को, विधायक को दिल्ली में क्या हुआ, सब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के कार्यालय में मार रहे थे और उनको गलत की पैसा खाया, चोर व्हाटएवर, जो मैं टीवी के न्यूज में देखा वो हुआ। फिर इन्होंने सत्येंद्र जैन जी, उनके मिनिस्टर थे, वो जेल में मसाज करवा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, उनका फिजियोथेरेपिस्ट है। अब सुबह से हम ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं कि वो कोई बलात्कारी था जो उनका मसाज कर रहा। अब आप बताइए ऐसे लोगों पे क्या गुजरात जैसी पवित्र धरती विश्वास करेगी? महात्मा गांधी की विचारधारा की, सरदार जी के, वल्लभ जी के विचारधारा की, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बड़े दिग्गज यहाँ से आते हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। बड़े बड़े रंगकार, साहित्यकार, कलाकार सब इस धरती, ये सोना है, हीरा है, ये परप्रांतियों को रोजी रोटी देती है। ये धरती फ्री के लॉलीपॉप, झूठे लोगों को, दंगा उकसाने वाले लोगों को, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों को, ऐसी पार्टियों को गुजरात जीतने नहीं देगा। गुजरात में कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी से ज्यादा चिंता केजरीवाल की है। उन्हें लगता है कि केजरीवाल उनके वोट काटेंगे, तो कांग्रेस ने आज केजरीवाल के डेवलपमेंट वाले मॉडल की पोल खोलने की कोशिश की।
कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने दिल्ली में केजरीवाल की फ्री बिजली वाली योजना में घोटाले का दावा किया। प्रेजेंटेशन देकर बताया कि सब्सिडी देने के नाम पर केजरीवाल सरकार नकली कस्टमर्स को फ्री बिजली देकर करोड़ों कमा रही है। माकन ने कहा कि केजरीवाल का मतलब 3B यानी बिजली, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है, इसलिए गुजरात की जनता को भी केजरीवाल के झांसे में नहीं आना चाहिए। अभी दूसरी स्टेट में भी चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में भी हो रहा है, और इसी फ्रॉड बिजली मॉडल को ये गुजरात में बेच रहे हैं। तो मैं यहां पर सिर्फ जो है दिल्ली की जनता नहीं, मैं गुजरात की जनता से भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग वहां पे सारी इंडस्ट्रीज बंद करना चाहते हैं, वहां पर सारे के सारे कमर्शियल ऑफिसेज शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर वहां पर बेरोजगारी बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर बिजली के रेट वहां पे बढ़ाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करवाना चाहते हैं, तो केजरीवाल को बेशक बुला लें। केजरीवाल का मतलब बिजली में भ्रष्टाचार और बेरोजगार, 3B, बिजली, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, ये तीनों की तीनों चीजें 3B अगर गुजरात में लेकर के आना चाहते हैं तो बेशक उसको आंख बंद करके समझ लें। आज का कैंपेन देखकर लगता है कि गुजरात का चुनाव अब एक इंटरेस्टिंग फेज में पहुंच गया है। पहले राउंड की वोटिंग में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, सब में एक बात कॉमन है कि बीजेपी आराम से सरकार बना लेगी। ग्राउंड रिपोर्ट भी यही बताती है कि 27 साल तक सरकार में रहने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। लेकिन यह भी सही है कि बीजेपी की कोई लहर या वेव भी दिखाई नहीं देती। बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण यह है कि उनकी मेन विरोधी कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में नहीं उतरी। कांग्रेस का गुजरात में एक बड़ा बेस है, हर गली में, हर गांव में कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, पर पार्टी के पास आज गुजरात में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस बेस का फायदा उठा सके। इसीलिए आम आदमी पार्टी वहां पहुंची। केजरीवाल का शोर बहुत है, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार भी बहुत है, लेकिन इस सारे प्रचार का वोटर्स पर कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं देता। आम आदमी पार्टी के जो नेता पहले जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि हम वक्त से पहले पीक कर गए। लेकिन एक बात सब मानते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटेगी और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। चुनाव उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। यहां बीजेपी को उम्मीद थी कि उसे मुलायम सिंह यादव के परिवार में फूट का फायदा मिलेगा, लेकिन बाजी पलट गई। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर पूरा यादव परिवार एक साथ दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बिना नेताजी के ही उनका जन्मदिन मनाना पड़ रहा है, लेकिन नेताजी के सिखाए रास्ते पर समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता आगे बढ़ता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, माता प्रसाद पांडे जैसा कई बड़े बड़े नेता अखिलेश के साथ दिखाई दिए। सब मानते हैं कि अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है। मैनपुरी लोकसभा का बाई इलेक्शन समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन अखिलेश भी ये चुनाव मुलायम सिंह के नाम पर लड़ रहे हैं। इसलिए उनके जन्मदिन के मौके पर अखिलेश ने कहा, इस पार्टी को नेताजी ने बनाया है और इसे आगे ले जाने का काम सभी समाजवादी लोगों का है। नेताजी के अधूरे सपने को साकार करना है। पार्टी उन्होंने बनाई और आज जिस पार्टी के बीच में हम और आप लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया समाजवाद का, जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का, उस रास्ते पे चल करके हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें और संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आज़ादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। अब मैं आपको सुनवाता हूं मुलायम सिंह यादव की जयंती के मौके पर शिवपाल यादव ने क्या कहा। शिवपाल ने आज पुराने दिनों को याद किया। वो अखिलेश के साथ मंच पर थे। उन्होंने बताया कि वो 10 साल की उम्र से ही नेताजी के साथ जुड़ गए थे,
नेताजी से काफी कुछ सीखने को मिला। शायद मैं तो 9-10 साल से का था, तब से नेताजी का साथ मिला था। नेताजी की सेवा करने का भी अवसर मिला था और नेताजी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। किसान, गरीब, शिक्षक और कवियों से लेकर, खिलाड़ियों से लेकर, साहित्यकारों से लेकर के सबको, सबका सम्मान बढ़ाने का जो काम किया था, तो जितना भी नेताजी का जो सपने अधूरे हैं, नेताजी के बहुत कुछ सपने और भी थे, बहुत कुछ किया है। उन सपनों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे और जब ये सब सपना पूरा होगा, वो ही हम सब लोगों की श्रद्धांजलि होगी। इसमें कोई शक नहीं कि मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े नेता थे। समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई, शिवपाल यादव को उन्होंने बनाया, अखिलेश यादव को उन्होंने खड़ा किया। इन सबको नेता बनाने वाले मुलायम सिंह यादव थे। जहां तक मैनपुरी का सवाल है, वो मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। यहीं वो टीचर थे, यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी और अखिलेश यादव ने अपनी वाइफ डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाकर लोगों से नेताजी की बहू को वोट देने के लिए कहा है। मुलायम सिंह का नाम लेकर ही उन्होंने नाराज चल रहे चाचा शिवपाल को भी एक मंच पर लाने का काम किया, उनसे पैचअप कर लिया। अखिलेश यादव जानते हैं अगर मैनपुरी की सीट उन्होंने नहीं जीती तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। मैनपुरी के अलावा उत्तर प्रदेश में रामपुर में भी बाय इलेक्शन हो रहा है, इसकी भी काफी चर्चा है। रामपुर में आजम खान को झटके पर झटके लग रहे हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू आज उनका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। फसाहत अली शानू को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की मेंबरशिप दिलाई। इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली शानू ने कहा वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी इन दोनों की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। फसाहत अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी में उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि आखिर अब्दुल कब तक दरी बिछाने का काम करेगा, क्योंकि इस अब्दुल को सबने ठगा है, अब्दुल से दरी बिछवाई है, अब्दुल से नारे लगवाए हैं और हद यह है कि अब्दुल का नाम तक नहीं लिया है। अब्दुल को ऐसे इस्तेमाल किया है कि जैसे बिरयानी में तेज पत्ते के पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे अब्दुल को इस्तेमाल किया है। और मैं आपसे नहीं बल्कि प्रदेश अध्यक्ष की आपकी मौजूदगी में सभी अब्दुलों से यह कहना चाहूंगा कि प्यार से प्यार होता है। तुम शिकायत तो करते हो लेकिन मोहब्बत भी तो करो, प्यार करके देखो भी तो। भारतीय जनता पार्टी ने तो यह फर्क नहीं किया, कोई एक योजना हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने फर्क किया हो, कोई एक योजना हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये लगा हो कि उसमें किसी के साथ भेदभाव किया हो। जो योजना आकाश सक्सेना हनी साहब के लिए भी है, वो ही योजना इस फसाहत अली शानू के लिए भी है। रामपुर असेंबली सीट से आकाश सक्सेना है बीजेपी के कैंडिडेट। आकाश सक्सेना ही आजम खान के खिलाफ कानूनी मुहिम छेड़ी हुई है। हालांकि मार्च में जब चुनाव हुआ था तो विधानसभा इलेक्शन में आकाश सक्सेना आजम खान से चुनाव हार गए थे, लेकिन आज आकाश सक्सेना ने भरोसा जताया कि रामपुर सदर सीट पर इस बार कमल जरूर खिलेगा। उन्होंने कहा कि रामपुर में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है, इस बार हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रामपुर में उन्हें जिताएंगे। अब इनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में और मजबूती आई है और इस चुनाव में जो एक विजय रथ जो शुरू हुआ था वो और तेजी से बढ़ने लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम भी ये विश्वास दिलाते हैं कि अब अब्दुल का पसीना जहां जहां बहेगा वहां आकाश सक्सेना का खून बहेगा, ऐसा हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। कि हम ये चाहते हैं कि हम भी जाकर
महाराज जी से ये कह सकें कि रामपुर की जो विधानसभा की सीट है वो हिंदू और मुसलमान की एकता का प्रतीक बने। एकता, देखिए हिंदू और मुसलमान जब मिलता है तो हा से हिंदू और माँ से मुसलमान ये बनता हम, और जब हम की ताकत जो होती है वो ताकत अपने आप में बिल्कुल अलग होती है, ये सबको पता है। ऐसे ही रामपुर में जो ऐतिहासिक परिणाम होने वाले हैं वो पूरा देश देखेगा। रामपुर आजम खान का इलाका है। आजम खान सदर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इस सीट को आजम खान की पक्की सीट कहा जाता है। हेट स्पीच के केस में सजा होने के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता अदालत ने रद्द कर दी थी, जिसके बाद इस सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है और अब आजम खान की मीडिया प्रभारी ने उनको साथ छोड़ दिया। आजम खान परेशान जरूर हैं, समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। साथ छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या कुछ कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को कई मुस्लिम नेताओं ने समर्थन दिया है। कांग्रेस के नेता और फॉर्मर मिनिस्टर नवाब काजिम अली खान ने बीजेपी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना की तारीफ की और कहा कि जनता रामपुर से इस बार अच्छे उम्मीदवार को चुनेगी। रामपुर का आजम खान और उनके लोगों ने बहुत शोषण किया, जिसका हिसाब इस बार के चुनाव में होगा। आरएलडी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने भी बीजेपी का सपोर्ट किया है, जबकि बाई इलेक्शन को समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और आरएलडी के नेता अपनी पार्टी की लाइन से हटकर बीजेपी के उम्मीदवार का सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि आकाश सक्सेना को वोट दें। समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं माननीय आशीष राजा साहब, उनका विरोध कर रहे हैं। वो सामाजिक आदमी नहीं है और उनका कोई योगदान नहीं है देहात के लोगों के साथ, ना कोई व्यवहार है उनका, न किसी गांव में आते जाते रहे कोई पहले। वो तो एकदम चर्चा में इससे आए जैसे कि उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया, बाकी उनका तो देहात में जानते भी नहीं लोग। अब मुझे तकलीफ तो इस बात की होती है कि मेरा भाई मर गया, किसी ने नहीं पूछा, जबकि मेरे मुखालिफ जिनका विरोध करता हूँ, बेगम नूरबानो साहब मेरे घर पहुँच गई, नवेद मियां साहब का बेटा हैदर अली खान पहुँच गए, और जो आज प्रत्याशी हैं हनी सक्सेना जी, ये मेरे घर पहुँच गए, इनके वालिद शिव बहादुर जी पहुँच गए। नकवी साहब एक दिन के लिए आए तो वो मेरे घर पुरसा करने के लिए आए। भारत भूषण का मैंने विरोध किया चुनाव में, उन्हें चुनाव हरवाया, वो मेरे यहाँ पहुँच गए दफन में मेरे भाई के, और जिसके लिए करा सब कुछ उसने कुछ नहीं देखा, बर्बाद कर दिया। रामपुर से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आकाश सक्सेना, वो पिछले 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से आजम खान का विरोध कर रहे हैं। आकाश सक्सेना ने करीब 43 केसेस आजम खान के खिलाफ दर्ज किए हैं, जिनकी वजह से आजम खान और उनके परिवार को जेल जाना पड़ा। उनका साथ देने वाले कांग्रेस के नवाब काजिम अली खुद भी आजम खान के बड़े विरोधी रहे हैं। अब कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाए, और रामपुर में ऐसे ही दोस्त इकट्ठा होकर आजम खान के कैंडिडेट को, आजम खान के उम्मीदवार को हराने में लग गए हैं। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आज एक बार फिर दिल दहलाने वाली खबर आई। दिल्ली पुलिस ने आज जब आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया तो पुलिस ने कोर्ट के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़ों का हिसाब किताब रखता था, जिसके लिए उसने एक रफ नोट बनाया था। इस नोट में आफताब ने पूरी डिटेल लिखी थी। आफताब ने इसमें लिखा था कि श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स उसने कहां कहां फेंके। छतरपुर के जंगल में, मैदानगढ़ी के तालाब में, गुरुग्राम के डीएलएफ के झाड़ियों में भी आफताब ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट फेंके थे और इसका नोट बनाया था। पुलिस ने इन सारी जगहों पर तलाशी ली थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी तक आफताब की निशानदेही पर 18 बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक वो हथियार बरामद नहीं हो पाए हैं जिससे आफताब ने श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटा था। पुलिस ने आफताब के फ्लैट पर एफएसएल और सीएफएसएल दोनों टीमों को बुलाया था। आफताब के फ्लैट के किचन और बाथरूम के टाइल से खून के धब्बे मिले हैं, जिसकी जांच
सीएफएसएल की टीम कर रही है। आफताब ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसका और श्रद्धा का 3 बार ब्रेकअप हो गया था। आफताब ने कोर्ट में कहा कि उसने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या कर दी। पुलिस की दलील के बाद साकेत कोर्ट ने आफताब को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। पुलिस कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी गई। साकेत कोर्ट ने आफताब की बची हुई 4 दिन की पुलिस कस्टडी दिल्ली पुलिस को दे दी है। इन्हीं 4 दिनों के अंदर न केवल दिल्ली पुलिस को बचे हुए सबूतों को जुटाना है, तो वहीं इन्हीं 4 दिन में आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट से लेके नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी है। हालांकि इन टेस्ट की रिपोर्ट को आने में थोड़ा वक्त लगता है। साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि आफताब इस पूरी वारदात का लेखा जोखा रख रहा था। यानी कि पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब के घर से पुलिस ने एक रफ नक्शा बरामद किया है। आफताब श्रद्धा के जितने उसने टुकड़े किए थे उनको ठिकाने लगाने के लिए वो जहां पर जाता था, वापस अपने छतरपुर के फ्लैट में आने के बाद एक कागज पर यह लिखता था कि उसने श्रद्धा के शरीर के कौन से टुकड़े को कहां पर ठिकाने लगाया है, कौन से टुकड़ों को उसने छतरपुर मेहरौली के जंगल में फेंका है, कौन से टुकड़ों को उसने मैदानगढ़ी के तालाब में फेंका है और कौन से ऐसे सबूत हैं जिनको मिटाने की कोशिश उसने गुरुग्राम की झाड़ियों में की है। इन सब का लेखा जोखा वो बाकायदा एक नक्शे में लिखा करता था। इस नक्शे को पुलिस ने बरामद किया है और इसी की निशानदेही पर पुलिस तमाम सबूत और श्रद्धा के जो बचे हुए बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें बरामद करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि सीएफएसएल की टीम ने आफताब के छतरपुर के फ्लैट में से रसोई और बाथरूम की टाइल्स में से कुछ अहम सबूत बरामद किए हैं, जिसमें कुछ खून के निशान हैं। इन सभी एविडेंस की जांच इस वक्त सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब में हो रही है। पुलिस के सूत्रों का यह भी कहना है कि इस पूरे केस में 80% जांच पुलिस ने पूरी कर ली है। पुलिस ने आज हाईकोर्ट को बताया कि जांच सही दिशा में चल रही है। पुलिस ने 80% केस सॉल्व कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि श्रद्धा मर्डर केस की जांच में 200 पुलिस वाले लगे हुए हैं। अब अगले 4 दिन बेहद अहम हैं, जब पुलिस आफताब का पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट करवाएगी। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको फुलफिल करना होता है। वो सारी चीजें फुलफिल करी जा रही हैं और हमारी एफएसएल की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम है इस विषय में सारा काम कर रही है। सर उम्मीद कौन से पैरामीटर है और सर कब तक बहुत जल्दी ही सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाएंगे। हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि इसको प्रायोरिटी पर रखना है और जल्दी से जल्दी हमें इस काम को पूरा करना है। सर जल्दी कितनी जल्दी, मतलब क्या इसमें जैसे भी हमारे पैरामीटर भी हो सकता है, कुछ थोड़ा सा कुछ तो बताएं सर। ये कभी भी कंडक्ट किया जा सकता है। सवाल ये पॉलीग्राफ टेस्ट किस तरीके से प्रोसेस में रहेगा, कितने लोग इसमें टीम में रहेंगे, क्या तरीका होता है और कितने दिन चलेंगे सर? वो कल आपको पैरामीटर सारे बताए थे। मोर देन 1 वीक का टाइम इसमें लगता है जी, तो वो सारे टेस्ट हो जाएंगे जी। सर पॉलीग्राफी टेस्ट का थोड़ा सा क्या होता क्या है? पॉलीग्राफी टेस्ट सच उगलवाने का एक तरीका है और जब कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है, जैसा कि कल भी बता रहे थे हम लोग, तो उसको सच उगलवाने के लिए सारे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उसमें ये पॉलीग्राफ भी एक तरीका है। सर कितना समय लगता है पॉलीग्राफ टेस्ट होने में? ये 1 से 2 दिन का समय लगता है। 1 से 2 दिन का। और रिपोर्ट कितने कब तक आती है? बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट आ जाएंगी। सब जानते हैं कि आफताब ने जघन्य अपराध किया है। सब चाहते हैं उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। सब कहते हैं पुलिस जल्दी से जल्दी जांच पूरी करे। लोगों में गुस्सा इतना है कि कोई कहता है कि आफताब को जल्दी से फांसी पर लटकाया जाए, कोई कहता है उसे चौराहे पर खड़ा करके गोली से उड़ा दिया जाए। पुलिस भी मानती है कि आफताब का अपराध गंभीर है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है, लेकिन पुलिस सिर्फ सेंटिमेंट पर काम नहीं कर सकती। उसे इस केस को कोर्ट में प्रूव करना होगा, जिसके लिए सबूत चाहिए। फिलहाल पुलिस के पास आफताब का कन्फेशन है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, लेकिन कोर्ट में इससे काम नहीं चलता। इसलिए पुलिस 6 महीने पुरानी इस मर्डर की एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पॉलीग्राफी टेस्ट करा रही है ताकि अदालत के सामने एक पुख्ता केस पेश किया जा सके और इस खूंखार अपराधी को कड़ी सजा दिलाई जा सके। क्या कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा किया हुआ है वो हमें वापस मिल सकता है? हमारी सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने इस बारे में आज एक बड़ा बयान दिया।
सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीओके के बारे में कहा कि यह हमें वापस मिल सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि पीओके पर हमला करने के लिए सेना तैयार है। सरकार जिस दिन आदेश देगी उस दिन पीओके में भारतीय सेना तिरंगा फहरा देगी। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. जनरल ने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, भारत के पार्लियामेंट का आदेश है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश जानता है कि ये भारत का हिस्सा है और भारत का बच्चा बच्चा चाहता है कि कश्मीर का वो हिस्सा हमें पाकिस्तान से वापस मिलना ही चाहिए और लगता है वो दिन अब दूर नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।